ओके सो एवरीवन, आज का डे फिफ्थ हमारा कोऑर्डिनेटर पे होगा। ओके सो हमने कुल मिला के 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अपने ग्रेड 9 सिलेबस का। ये हमारा 7th चैप्टर है एंड ये चैप्टर एक्चुअली में बेसिकली छोटा ही चैप्टर है, कुछ खास बड़ा नहीं है। लेकिन एक बात बता दो, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन, जिन्होंने लाइन्स एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप ये वीडियो अभी मत देखो। पहले आप लाइन्स एंड एंगल्स कवर अप करो, फिर आप ट्रायंगल्स कवर अप करो, उसके बाद ये वीडियो देखो। सारे चैप्टर्स ये इंटर रिलेटेड है आपके। कोई भी चैप्टर आपको अगर आप डायरेक्टली जाओगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में लैग होगा, समझ नहीं आएगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका वीडियो देखने का ड्यूरेशन बर्बाद हो जाएगा। उससे बेटर है लाइन्स एंड एंगल्स पहले पढ़ लो, उसके बाद ट्रायंगल पढ़ लो, ट्रायंगल के बाद ये पढ़ो। सारे के सारे इंटर रिलेटेड होंगे। आज का डिस्कशन टोटली क्वाड्रिलेटरल पे है। बहुत बच्चे क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते नहीं होंगे, लेकिन ग्रेड 9 में बहुत सारी चीजें आपके लिए नई है। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट्स है, जो भी थ्योरम्स है, सारे कुछ डिस्कशन करेंगे। एक बेनिफिट आपको है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में फिर से कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट का गेम है। कॉन्सेप्ट अगर समझ आएगा आपको तो बस कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आप कुल मिला के कितने टॉपिक्स पढ़ोगे मैं मेंशन करता हूँ। हमारा यहाँ पे कंटेंट पार्ट पहले क्या है, हम हमेशा यही ऐसे ही शुरुआत करते हैं। पहले हम जान ले कि हमें पढ़ना क्या है चैप्टर में। तो हमें टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स हो गया, और हमारे कुल मिला के कुछ थ्योरम्स हैं। मेनली हम 4 थ्योरम्स, जो मेन हमारे 4 थ्योरम्स है उस पर फोकस करेंगे। आपको अगर बुक में जाओगे तो आपको मेनली 8 to 9 थ्योरम्स दिखेगा, लेकिन 8 to 9 सारे के सारे सेपरेट सेपरेट नहीं है। मेरा मान के चलो तो 4 थ्योरम ऐसे हैं जो अगर पढ़ लोगे तो आपका एक्चुअली में वो 8 थ्योरम्स का प्रिपरेशन भी हो जाएगा, क्योंकि चीजें इंटररिलेटेड है तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अगर 8 के 8 अगर अलग अलग होते हैं तो हमें अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। यहाँ बात क्या है कि अगर कुछ 4-5 ही पढ़ लोगे तो बाकी जो बचे हुए 2-3 आएंगे वो उनके साथ ही जुड़े हुए हैं, तो आपको ऑलरेडी वो इन द सेंस आ जाएगा, खुद से ही आ जाएगा। ठीक है, शुरू किया जाए। और यही कुल मिला के यही 2 टॉपिक आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा टोटली। आपको पता होगा कि ये प्लेलिस्ट हमारा टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ही जा रहा है। अभी हमने स्टैंडर्ड बुक्स पे जाया हम लोग नहीं गए हैं। पहले सिलेबस पूरा कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी एनसीईआरटी हो जाएगा हमारा इसी प्लेलिस्ट में, फिर हम स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएंगे। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ग्रेड 9 के लिए उतना आप एफर्ट मत दो अभी फिलहाल। एनसीईआरटी को अच्छे से मगअप करो, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से मगअप करो, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। ओके, स्टैंडर्ड बुक्स का शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट वन, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पहला टॉपिक है। आसान से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत चीजें इसमें आपको ऑलरेडी पता होगा। पहला मेंशन करता हूँ, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहली बात तो ये क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही क्या है। आप लोग ने लाइक जो भी वर्ड्स पढ़े, मतलब अगर मैंने बोला वन, तो वन मतलब हम बोलते हैं लीनियर, राइट। हमने बोला टू, उसको बोलते हैं क्वाड। अगर मैंने बोला थ्री, उसको बोलते हैं क्यूबिक। मैंने बोला फोर, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ये सब सारे नाम्स हैं, राइट। उसी तरह से यहाँ पे है क्वाड। इस क्वाड का मीनिंग ही क्या है? क्वाड का मीनिंग ही चार है, चार। ओके, क्वाड का मीनिंग ही चार है, मतलब कि कोई भी डायग्राम हम यहाँ पे लेंगे वो सारे के सारे 4 साइडेड डायग्राम होंगे, 4 साइडेड डायग्राम ऑल विल बी। ओके, चेक करते हैं कि हमें अपने मैथ्स के सिलेबस में एटलीस्ट ये 9, 10, 11, 12 जो भी शेप है, साइज पढ़ना है, 4 साइड वाले डायग्राम कौन कौन से हैं। सबसे पहला, सबसे इजीएस्ट मन में तो आ रहा है आप लोग के, सबसे आसान वाला ये क्या है, सबको पता होगा। मैं ये मार्किंग में डाल देता हूँ। मार्किंग का मतलब यही है कि ये क्या है बेटा, सिंगल सिंगल मार्किंग चारों साइड पे। इसका मतलब क्या है, ये एक स्क्वायर है, राइट। तो स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, पहला हो गया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए दूसरा पे आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करेंगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, दूसरा कुछ ऐसा ड्रॉ किए। ठीक है, मार्किंग डिफरेंट कलर से करते हैं। मार्किंग देख लो आप, मार्किंग के हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन साइड इक्वल है एक दूसरे के। नेमिंग भी कर दो अपने मन से। नेमिंग मैंने कर दिया एबीसीडी, तो ये हमारा बन गया रेक्टेंगल।
ये भी हम एक तरह से 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। स्क्वायर साइड इक्वल, रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड इक्वल। और अगर थर्ड पे आएंगे, थर्ड पोर्शन पे, थर्ड हमारा है मार्किंग। देख लेना प्लीज, मार्किंग के मार्किंग करने से पहले आप लोग आंसर मत देना, मार्किंग मैंने पहले कर दिया। अब बताओ ये क्या है सर? बी नंबर एंड सी नंबर सिमिलर दिख रहा है। सिमिलर इन द सेंस क्यों? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल है, यहाँ भी अपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन इस ये थोड़ा सा टेढ़ा है। तो टेढ़ा अगर है तो इसको हम पैरेललोग्राम का नाम देंगे। क्या देंगे? पैरेललोग्राम का नाम दे देंगे इसको। ये हमारा पैरेललोग्राम हुआ। सिंपल सी बात है बेटा। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल एक तरह से सिमिलर है। सिमिलर इन द सेंस इसलिए है क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। एक डिफरेंस है, वो एक डिफरेंस क्या है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। एक डिफरेंस क्या है? मैं कुछ सेकंड रुक जाता हूं। एक डिफरेंस इसमें क्या है प्लीज आप बताओ। रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम में डिफरेंस कुछ दिख रहा है आपको साफ साफ? जो डिफरेंस है प्लीज आप बताओ अपने साइड से। मुझे एक ही डिफरेंस दिख रहा है। अगर मैं रेक्टेंगल लूंगा तो सारे के सारे ऑल 4 एंगल्स विल बी राइट एंगल। लेकिन अगर हम पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा राइट एंगल नहीं है। ए बी सी डी एंगल्स आर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, कुछ भी हो सकता है, 60 70 कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे क्या था? ऑल 90 डिग्री। यहाँ ऑल डिफरेंट, ऑल डिफरेंट नहीं, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स आर डिफरेंट। जिस तरह से हम अपोजिट साइड्स आर डिफरेंट बोलते हैं तो अपोजिट एंगल्स आर आल्सो डिफरेंट, ऐसे करके कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सिमिलरिटी है, जस्ट एक डिफरेंस है, क्या है? एंगल्स सेम नहीं होते। क्लियर? उसी तरीके से ये मैंने पहला स्क्वायर बनाया, बचपन से पढ़ते हैं राइट। अगर मैं यहीं पे डी ऑप्शन डालता हूं, स्क्वायर का सिमिलर कौन सा होगा? स्क्वायर का सिमिलर कुछ ऐसा दिखेगा। दिख रहा है आपको बोर्ड पे? क्लियर? ऐसा हमने ड्रॉ किया, मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग इन द सेंस ऐसे मार्किंग किया। अब स्क्वायर और ये एक तरीके का दिख रहा है राइट। यहाँ भी ऑल साइड इक्वल, यहाँ भी ऑल साइड इक्वल, सिमिलर है, बट एक डिफरेंस है। तो अगर आपने ये दोनों समझ लिया तो ये भी आप समझ लोगे, सिमिलर सिमिलर है। ये एंगल्स आप देख पा रहे होगे, ये एंगल्स इक्वल नहीं है एक दूसरे के। लेकिन स्क्वायर के केस में क्या होता है? ऑल आर 90 डिग्री। समझ रहे? रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम के साथ कंपेयर करो, स्क्वायर को इसके साथ। अब बात ये, इसका नाम क्या है? इसका नाम बहुत सिंपल है, सुने भी होंगे शायद, रोम्बस। ये इसका नाम है बेटा, इसका नाम रोम्बस है। तो ये कुल मिला के 4 हमने लिख दिया। एक और है जो ऐड करेंगे, आप पहले ये समझ लो। ओके, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरिटी समझ गए? हमने ए को डी के साथ कंपेयर किया है और बी को सी के साथ। अगर एक जानते हो तो दूसरा भी बना लोगे अगर पॉसिबल होगा तो। बात समझ गए? डिफरेंस कहाँ रहा? याद है आपको डिफरेंस कहाँ रहा था? डिफरेंस सिर्फ हमें एंगल्स में आ रहा था राइट। साइड वैसे ही सिमिलर होंगे, सेम सेम होंगे, लेकिन एंगल्स में डिफरेंस आ जाएगा। चलिए अब आते हैं लास्ट वन जो हमारा ई नंबर है। अब हमने एक ऐसा डायग्राम बनाया। ये डायग्राम देख कुछ याद आ रहा है आपको? मकर संक्रांति के दिन हम क्या करते हैं अपने देश में, कैसे सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति? सब लोग भी सेलिब्रेट किया होगा, जनवरी के मंथ में आता है राइट। कैसे सेलिब्रेट करते हो? क्या देखते हो आकाश में? आकाश में सिंपल सर, बहुत आसान सी बात चीज बोल रहे हैं सर, आप आकाश में काइट देखते हैं तो बस इसका नाम काइट भी है। तो काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है बेटा, काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है। आपको 4 साइड दिख रहा है यहाँ पे, मेरे को क्लियर कट टू कट दिख रहा होगा, आपको भी दिख रहा होगा। 1 2 3 और 4 देख पा रहे हो? 4 साइड डायग्राम है ना। आप यहाँ पे मार्किंग करोगे तो ए बी सी डी। बात समझ आई? मार्किंग अब मैं करता हूँ कौन से पार्ट्स इक्वल हैं। देख लो, दिख रहा है ऊपर के दोनों जो छोटे वाले हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे और नीचे के जो दोनों बड़े वाले हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे। कुल मिला के आपको एक और इसमें ऐड करेंगे हम लोग। ये तो सिर्फ 5th था, एक और 6, टोटल 6 क्वाड्रिलेटरल आपको ग्रेड 9 में पढ़ना है और यही कंटिन्यू रहेगा आप ग्रेड 10 में भी। तो ये काइट समझ गए? काइट समझने के बाद लास्ट पे आते हैं एफ नंबर पे। एफ नंबर हमारा है 6 बनाते हैं। जिनको जिनको पता होगा आप कमेंट सेक्शन में इसका नाम बता सकते हो मुझे।
प्लीज एक चीज मेंशन कर देना कि मतलब कौन सा टॉपिक है और कौन सा क्वेश्चन नंबर है, उससे हम समझेंगे कि आप कौन सा आंसर कर रहे हो। ठीक है, आप लिख देना टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आंसर इक्वल्स टू ट्रेपेजियम। सॉरी मैंने ट्रेपेजियम वर्ड ही बोल दिया, चलिए आपके बहुत सारा कर दिया मैंने। इस शेप का नाम है ट्रेपेजियम। क्या है बेटा? ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम की खासियत क्या है? इसमें आपको क्या चीज इक्वल टाइप का दिख रहा है, बताइए क्या इसमें आपको इक्वल दिख रहा है? जो भी आपको इक्वल दिख रहा है आप अपने नोट्स में उसको नोट डाउन करो, and जब मैं बनाऊंगा तो उस पर कंपेयर करो। इससे क्या है ना कि आपको बहुत अच्छे से खुद से समझ आएगा। जो चीज अगर आप खुद से पढ़ के करते हो वो आपको रिटेन भी करेगा, आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात आप भी जानते हो, राइट? ट्राइपेजियम बना लिया। चीजें दो चीजें यहाँ पे हैं। दो चीज क्या है? पहले बात मैं इसे नेमिंग कर देता हूँ एबीसीडी। ठीक है, ट्रापेजियम की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि हम कैरेक्टरिस्टिक पे बात कर रहे हैं। एबीसीडी ट्रापेजियम बना दिया। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है वो देख लेते हैं। जो हमने एबीसीडी मार्किंग की ना, तो मैंने एक एरो पुट डाउन कर दिया। ये एरो का मतलब आप बहुत लोग समझ पा रहे होंगे। एबी जो है वो पैरेलल है किसके? सीडी के। पैरेलल का सिंबल यही होता है, ठीक है, कुछ रेलवे ट्रैक टाइप का। ऐसे थोड़ा टेढ़ा बनाना, ये नहीं एकदम स्ट्रेट बनाना, थोड़ा टेढ़ा बनाना। एबी पैरेलल टू सीडी कर दिया। तो ये पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा ट्रेपेजियम का, लाइंस पैरेलल रहना चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा हो खासकर, दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या चीज होता है? हमेशा डिस्टेंस इक्वल होता है, ये सबको पता होगा, राइट? तो मतलब कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो हमारा एडी साइड और सीबी साइड ये दोनों का दोनों इक्वल होगा। बात समझ आ गई? मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे AD इक्वल्स टू CB। क्यों इक्वल है सर? क्योंकि ये AB जो है वो पैरेलल है CD के। आप रेलवे ट्रैक ले लो, कहीं भी आप मेजरमेंट करोगे हमेशा लेंथ सिमिलर आएगा। ये नहीं है कि रेलवे ट्रैक में चल रही है और फिर फैल गया जाके, हमेशा वो डिस्टेंस सेम ही मेंटेन करके चलता है, राइट? तभी तो उस पर ट्रेन चल पाती है। अगर चेंज हो गया तो फिर क्या होगा आप लोगों को पता ही होगा। तो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस सेम होता है, तो हमारा जो अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम है वो इक्वल है। लेकिन जब अपोजिट ये वाली बात आती है तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये इक्वल बिल्कुल नहीं है। देखने से भी लग रहा होगा ये छोटा है, CD जो हमारा छोटा, AB जो है वो पूरा बड़ा है, तो देखने से भी नहीं लग रहा है कि ये इक्वल है। लेकिन इक्वल नहीं है तो क्या है? ये पैरेलल है। लेकिन ठीक है, बात क्लियर है? टोटल कुल मिला के हमने 6 क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिया यहाँ पे टोटल। रेक्टेंगल और स्क्वायर आप बचपन से पढ़ते आ रहोगे। पैरेललोग्राम चलो ग्रेड 8 में भी है, पढ़ लिया। रोम्बस देख लिया। बात आती है ये दोनों की, ये दोनों आपके लिए थोड़ा सा न्यू होगा, ये और ये वाला। ठीक है, काइट और ट्रापेजियम। बात समझ आ गई? टोटल 6 क्वाड्रिलेटरल हमने अभी इस चैप्टर में देखा है। अब जो भी है कुछ कुछ थ्योरम्स है वो थ्योरम करेंगे इजी वे में, उसके बाद इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, हाँ, अगर आप थ्योरम समझ पा रहे हो आसान तरीके से तो टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपसे बन जाएगा। दूसरी बात, ट्रायंगल अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो पूरा का पूरा ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, कैसे वो मैं बताता हूँ। चलिए छोटे से एग्जाम्पल करते हैं पहले, अब स्टार्ट करते हैं थ्योरम। सो थ्योरम 1, पहले थ्योरम करते हैं बेटा। पहले थ्योरम का मतलब ये है कि मैं पहले सेंटेंस लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ, आवाज क्लियर है मेरी? ओके। द diagonal of parallelogram divides into two congruent triangle। जिन लोगों ने ट्रायंगल अच्छे से पढ़ा है उनको समझ आ रहा होगा कि ये स्टेटमेंट ही क्या कह रहा है। स्टेटमेंट साफ साफ चीज कह रहा है, डायगोनल सबको पता है क्या होता है। हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, उसके डायगोनल खींचेंगे, डायगोनल खींचने के बाद आपके माइंड में एक ही चीज आ रहा होगा कि हमें दो ट्रायंगल मिलेगा ऊपर नीचे। इन द सेंस कि मतलब कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक पैरेललोग्राम खींचा। बात समझ लीजिएगा यहाँ पे, बहुत आसान है, लेकिन एक बार ध्यान से समझिए। ध्यान समझने के बाद बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ABCD पैरेललोग्राम बनाया, BD हमने डायगोनल खींच लिया, और डायगोनल खींचने के बाद आपको कुल मिला के यहाँ पे दो ट्रायंगल मिल रहा होगा, राइट? दो
मिल रहा है, एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ, एक ट्रायंगल नीचे की तरफ। अब पहले ट्रायंगल का नेम क्या है? पहला ट्रायंगल का नेम है ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। और सीधी सी बात है, दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है सर? दूसरे ट्रायंगल का नाम है सर बी डी सी। आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हो, मैं एबीडी लिखा ना, आप डीबीए लिख लो, आप बीडीए लिख लो, नाम नेमिंग से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल मिल गया। अब थ्योरम ये बोल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है। अब जिन लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा है, आप साफ साफ बताओ, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ा है, उसमें क्या क्या चीजें पढ़ी थी, याद है आपको? उसमें हमने कुछ कुछ क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया था, जो कि मैं ऐसे साइड में लिखता हूँ, जो कि था ऐसा ट्रिपल एस, एस ए एस, ए एस ए एस, फिर ट्रिपल ए भी था, फिर आर एच एस था। ये सारे क्राइटेरिया हमने पढ़े थे ना। किसी एक क्राइटेरिया पे जो भी फुलफिल करेगा, ये दोनों ट्रायंगल के लिए जो भी फुलफिल करेगा, आप उसे सॉल्व करो और बस दिखा दो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। यही करना है इसमें। तो हमने पैरेललोग्राम खींचा, पहली बार ट्रायंगल खींच दिया, दूसरी बात अब दोनों ट्रायंगल मिल गया, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करिए। कैसे करिएगा बेटा? चलिए बताइए। पहला क्या चीज आपको दिख रहा है यहाँ पे? इक्वल है। सर मुझे पता है कि पैरेललोग्राम में, अभी जस्ट मैंने देखा है सर फर्स्ट पेज पे ही, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। मार्किंग कर लो, अपोजिट इक्वल है ना, मार्किंग कर लिया, ठीक है। तो ऊपर नीचे जो दोनों ट्रायंगल है, एक दूसरे के कुछ कुछ चीजें बराबर आ रही हैं। क्या क्या बराबर आ रही हैं सर? एबीडी ट्रायंगल में एबी साइड, ध्यान से लेना, आपका ट्रायंगल का भी रिवीजन हो जाएगा। वो तो मैं थोड़ा स्लो जाता हूं इसमें। एबीडी ट्रायंगल जो ऊपर की तरफ है, मैंने जो मार्किंग किया यहाँ पे, उसमें एबी साइड, और बीडीसी ट्रायंगल जो नीचे की तरफ है, ये बीडीसी ट्रायंगल, उसमें सीडी साइड, दोनों एक दूसरे के बराबर है सर, क्योंकि पूरा डायग्राम एक पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे, बस नाम कर दो और क्या है, AB इक्वल्स टू CD, लिख दो पैरेललोग्राम। रीजन लिखना बहुत कंपलसरी है, बार बार। कल भी मैंने जब ट्रायंगल पढ़ाया था, मैंने बोला था रीजन लिखना कंपलसरी है। लिख दिया AB इक्वल्स टू CD। अब और कुछ फिगर आउट करो, क्या क्या इक्वल है। और सर ABD ट्रायंगल में AD साइड और BDC ट्रायंगल में BC साइड, ये दोनों के दोनों इक्वल है सर। क्यों इक्वल है सर? पैरेललोग्राम। लिख दो AB, AD इक्वल्स टू BC, रीजन सेम रहेगा, ठीक है, पैरेललोग्राम है। आप रीजन पैरेललोग्राम लिख दिए मानो, तो एक अंडरस्टूड है, किसी भी जो आपका पेपर चेक करेगा उसको अंडरस्टूड है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। रीजन लिखना कंपलसरी है, नोट डाउन कर लो कहीं ना कहीं से। अब मुझे दूसरी बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज को, ठीक है, मैंने बार बार एक चीज आपको मेंशन कर दिया है। चलो तो लिख दिया। एक और चाहिए, मतलब कि हमें दो साइड मिल चुका है। कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है बेटा? सिंपल सी, कौन सा? आप या तो ये लगा लेंगे सर, या तो ये लगा लेंगे। ये ऊपर दोनों में से कोई एक लगेगा यहाँ पे। एक और देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या यहाँ पे? एक छोटा सा क्लू दिया, पहला क्वेश्चन है, क्लू दे दिया। चलो दूसरे क्वेश्चन में क्लू नहीं दूंगा, पहले क्वेश्चन में क्लू दे दिया, कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे। सर मुझे एक ही साफ साफ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? BD इक्वल्स टू BD, BD इक्वल्स टू BD। अब बात ये आती है कि दो साइड यहाँ पे कॉमन है। कॉमन मैंने अपने मन से नहीं बोला बेटा, पहले क्लियर कर देख लो। एबीडी जो ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, उसमें आता है बीडी, आ रहा है। नीचे के ट्रायंगल जो है उसमें भी आता है बीडी। बीडी का लेंथ हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों का दोनों ट्रायंगल उस साइड को शेयर कर रहा है। लेंथ कुछ भी हो, अगर शेयर कर रहा है तो इक्वली शेयर कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ कुछ हाफ हाफ शेयर कर दिया, बराबर का शेयर कर रहा है, बराबर का शेयर कर रहा है, तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। डायरेक्टली आप बीडी को बीडी कॉमन लिख सकते हो, और आपको मिल गया साइड साइड साइड। तो लिख दो बाय ट्रिपल एस ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या था? ट्रायंगल का नाम था एबीडी, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल डाल देंगे बीच में और लिखेंगे ट्रायंगल बीडीसी। प्रूफ कर दिया ना हमने। क्या था? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पैरेललोग्राम बनाया, डायगोनल से डिवाइड किया, उसके बाद जस्ट ये दोनों ट्रायंगल को क्राइटेरिया के थ्रू फुलफिल किए, आंसर लाके रख दिए। हो गया? बात समझ गए? ठीक है, बात समझ गए यहाँ पे? पहला क्लियर है? अगर ये थ्योरम क्लियर है तो एक दो और आगे के थ्योरम रहेंगे ना, वो भी सिमिलर सिमिलर रहेंगे, तो आपको ये अगर समझ आएगा तो आगे तकलीफ नहीं होगा। मैंने आपको पहले बोला कि कुल मिला के 7 या 8 थ्योरम्स हैं, ठीक है, इस चैप्टर में कंपलसरी 7 या 8, लेकिन हमें पढ़ना जो है वो 4 या 5 में पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है। चलिए पहला समझ आ गया, दूसरा पहले
दूसरा क्या बेटा, चलिए समझ आया होगा, मजा भी आपको पढ़ने में। थ्योरम नंबर 2 पे आते हैं, बहुत छोटा सा है। इन द पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। चलो हमें ये प्रूव करना है, अपोजिट साइड्स आर चलो इन द पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कलम नंबर 2 हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो सिंपल सी बात है, पहले तो हम पैरेललोग्राम बना लेंगे। चलो बना लिया, मेंशन कर दो ABCD, मेंशन भी कर दिया सर। एक डायगोनल भी खींच लो, क्योंकि डायगोनल के बिना ट्रायंगल तो मिलेगा ही नहीं। सिंपल सी लॉजिक से कॉमन सेंस लगा लो, कभी कभी मैथ्स बना लो, कभी कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको। क्या आपने किया, ABCD एक पैरेललोग्राम खींचा, डायगोनल खींच दिया, दो ट्रायंगल मिला, दोनों ट्रायंगल को सेपरेट लिख लो। क्या है ट्रायंगल का नाम बेटा, क्लियर कट टू कट बताओ। नाम मुझे सर दिख रहा है ADC, सर ADC पहले लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद दूसरा आएगा सर ABC, तो दूसरा भी यहाँ पे लिख देंगे ABC, लिख दिया आपने। दो ट्रायंगल मिल गया आपको। आपको प्रूफ क्या करना है, जो ये पैरेललोग्राम है उसका अपोजिट साइड इक्वल है या नहीं है। हमने थ्योरम नंबर 1 में क्या किया था, थ्योरम नंबर 1 में हमने किया था, हमने डायरेक्टली यूज किया था राइट इसको। यहाँ पे उसको प्रूफ करके दिखाना है कि हमने यूज जो किया वो आया कहां से है। ओके, कैसे करोगे बताइए, चलिए कैसे करोगे इसको, किसी का दिमाग चल रहा है इस चीज में। ADC और ABC दो ट्रायंगल मिल गया ना, इसको कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शंस भी है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ही आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा बात समझ लो। अब ADC और ABC में चीजें इक्वल फाइंड करने की कोशिश करिए, तभी तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाइएगा। चलिए सर पहले मार्किंग करते हैं, उसके बाद वहां पे प्रेजेंटेशन कर देंगे। चलिए पहला मार्किंग, एंगल D ऊपर वाले ट्रायंगल में, एंगल B दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हम जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। पहले लिख दिया, लिख दीजिए यहाँ पे एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। रीजन डाल दो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, पहला मेंशन कर दिया, क्लियर, आप लोग क्लियर दिख रहा हो बोर्ड पे। चलिए ओके, एंगल D इक्वल्स टू B मेंशन कर दिया। अब मेरे पेन के मार्किंग पे ध्यान दीजिएगा, मैंने ये एंगल और ये एंगल को इक्वल बता रहा हूँ। मार्किंग दिख रहा है आपको अच्छे से डायग्राम पे, मार्किंग देख लो, येलो कलर का, सॉरी ऑरेंज टाइप का करो। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, एक चीज है उसके पीछे, एक कॉन्सेप्ट लग रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो कि हमने लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था। मैंने आपको बोला था ना कि ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको लाइंस एंड एंगल्स ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चंस बन पाएंगे। तो अगर मैं मार्किंग करना स्टार्ट करूं, पेन पे ध्यान दीजिएगा, मार्किंग करना स्टार्ट करूं तो कौन सा शेप दिख रहा है आपको, एक जेड शेप दिख रहा है आपको। जेड शेप याद है, मैं अगर सेपरेट यहां बनाऊं इसको, कुछ इस तरह का शेप दिख रहा है। तो जेड शेप में ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या था याद है आपको, रीजन था AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या नाम लेंगे इसका, इसका एंगल A नहीं बोल सकते इसको, एंगल A मतलब कि पूरा एंगल A का आधा लेने, राइट, एंगल A का आधा लेने के क्या नाम देंगे, DAC, एंगल DAC इक्वल्स टू ACB, एंगल ACB। रीजन क्या डालेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड शेप, याद है ना सबको। चलिए कॉन्सेप्ट्स याद नहीं होंगे तो फिर नहीं बन पाएगा, मैंने पहले ही मेंशन किया था। लेकिन चलिए स्टिल हमने जो डिस्कशन किया था लाइंस एंगल पे, मुझे ये भरोसा है कि जिन्होंने वीडियोस देखे होंगे उनको एटलीस्ट ये चीज याद रहेगी। ये नहीं हो सकता, मैं वो समझाने में फेल नहीं हो सकता, मुझे ये पता है। चलिए लास्ट पे आते हैं, मार्किंग कर देंगे इसके बाद भी। मैं ये कह रहा कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। अब कैसे इक्वल है सर, आपने ऐसे डायरेक्टली लिख दिया नहीं, मैं आपको रीजन दिखाता हूँ। आप मेरे पेन पे ध्यान दो, आपको फिर से एक जेड शेप दिखेगा, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे की तरफ दिख रहा है आपको जेड शेप। बोर्ड क्लियर है, ओके। तो जेड शेप आपको दिख रहा है, मतलब कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्लियर है ना, मैं थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक, दिख रहा है, ऐसे मार्किंग कर लेते, ध्यान दो डायग्राम पे। मैंने ये ग्रीन कलर वाले जो ग्रीन कलर एंगल को इक्वल बताया क्योंकि जेड शेप आ रहा है। सेम तरीके से इसका ग्रीन कलर, उसका नाम क्या देंगे, एंगल
DCA is equal to angle CAB. CAB इसका भी रीजन क्या होगा बेटा? इसका भी रीजन सर होगा AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमें एंगल कितने मिले? 3 एंगल मिले ना। डिले कौन सा लगाओगे? ट्रिपल। सर ट्रिपल लगा दिया, आंसर आ गया सर। लेकिन हमें तो अभी तक हमने जो थ्योरम पूछ रहा है वो तो हमने लिखा ही नहीं। हमने तो सिर्फ अभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था अपोजिट साइड्स इक्वल है या नहीं है? इक्वल है। क्यों है? क्योंकि याद आपको होगा मैंने एक क्वेश्चन ही सॉल्व कराया, उसमें मुझे याद है मैंने एक चीज बताई थी आपको, जब आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो तो आप एक रूल लगा सकते हो। क्या रूल था वो? आप रूल लगा सकते हो बाई सीपीसीटी। याद है सीपीसीटी कॉन्सेप्ट? सीपीसीटी का मतलब क्या था? लिख देता हूं यहां पे दोबारा। corresponding parts of congruent triangle। corresponding parts of congruent triangle मतलब कि अगर दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दी, आप क्या कर सकते हो उसके आगे? सीधा लिख दो सीपीसीडी की मदद से कि जो बाकी के बचे साइड्स और एंगल्स हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं। बात समझ आ गई? फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर दो ट्रायंगल आपने प्रूफ कर दी कि ये दोनों ट्रायंगल सर कॉन्ग्रुएंट है, तो जब जो भी बच गया मतलब कि जो भी साइड्स बच गए हैं उसके, जो भी एंगल्स बचे हुए हैं वो सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे अभी। तो क्या क्या चीजें बच गई? मैं ये सीपीसीडी की मदद से ये बोल सकता हूँ ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। बात समझ आ गई? सी एसी लाइन तो कॉमन है तो इक्वल ही है, तो कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन सीपीसीडी की मदद से क्या बोल रहे हैं? सीडी जो है वो बराबर है किसके? AB के, पहला। और जो DA है वो बराबर है किसके? DA जो है वो बराबर किसके है? BC के। लिख दिया ना? प्रूफ कर दिया हमने सीपीसीडी की मदद से। सीपीसीडी की वजह से हमें आ गया ना अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आया कि नहीं आया? सीपीसीडी हमें दे दिया आंसर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आई होप क्लियर, कट टू कट समझ आएगा ये थ्योरम पूरी आपको। ये आपको पार्ट नहीं है आंसर का, प्लीज इसको रेज कर लीजिए आप। बात समझ आएगी? क्लियर? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया पहले, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद सीपीसीडी की मदद से दिखा दिया ये जो शेप है, ये जो पैरेललोग्राम है, इसका अपोजिट साइड्स इक्वल है। इससे आसान भाषा में कोई नहीं समझा पाएगा आपको, हर जगह आपको ये एक्सप्लेनेशन दिखेगा। मैंने बहुत ट्राई किया है कि आपको आसान से आसान हिंदी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करूं। मेरे मोस्टली क्लास इंग्लिश में रहते हैं लेकिन मैं यूट्यूब पे भी फिलहाल के लिए हिंदी में डाल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा जो भी मैंने पढ़ा है तो मैंने मोस्टली साउथ में पढ़ा है। साउथ में हिंदी वाले बच्चे नहीं रहते हैं, मोस्टली हमें इंग्लिश वाले ही, मतलब या उनके लोकल लैंग्वेज तो मिलता है, लोकल लैंग्वेज हमें आता नहीं, तो इंग्लिश ही हमारे पास एक लैंग्वेज है जो हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है? हो गया? चल थ्योरम नंबर 3 पे आते हैं। थ्योरम नंबर 3, if it is a parallelogram opposite angles are equal। बात समझ आ रही है? थ्योरम 2 थ्योरम 3 एक दूसरे के बराबर ही है। वहां पे साइड को इक्वल बताना था, यहाँ पे हमें एंगल इक्वल बताना है। तरीका सेम रहेगा बेटा, कोई चेंज मत करना। फिर से आप अपने आंसर में एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो। चलो कर लिया, ABCD मार्किंग कर दो उसको, ये भी कर दिया सर। ABCD मार्किंग करने के बाद एक डायगोनल तो खींचना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमें ट्रायंगल मिलेगा ही नहीं, ये सबको पता होगा। तो एक बार को अच्छे से लिख लेते हैं। हाँ, खींच लिया। अब हमें प्रूफ करना है कि जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल है कि नहीं है। प्रूफ करके दिखाइए उसको। सिंपल सा बात है, आप बस बोर्ड देखते चलो या आपको खुद से भी इक्वली समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। हमें कुल मिला के दो ट्रायंगल दिख रहा है सर यहाँ पे, तो दोनों ट्रायंगल का यूज करके आंसर लाना पड़ेगा सर। चलिए सर निकालते हैं। तो लिख दिया इन ट्रायंगल ADC पहला, एंड ट्रायंगल दूसरा ABC। ठीक है सर, लिख दिया। चलिए अब पहले इसको तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए।
जैसे हमने साइड्स के लिए किया था, याद है साइड्स कैसे किया था, पहले कॉम्पोनेंट प्रूफ किया, फिर सिंपलिसिटी की मदद से दिखाया था कि अपोजिट साइड इक्वल था। उसी तरीके से यहाँ पे भी पहले कॉम्पोनेंट प्रूफ करो, फिर सिंपलिसिटी की मदद से दिखा देना कि एंगल्स इक्वल है। समझ आ गई बात? दोनों ट्रायंगल नाम ले लिया, अब चीजें बताओ पहले से। AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC लिख दो, पैरेललोग्राम है। दूसरा CD इक्वल्स टू AB, CD इक्वल्स टू AB लिख दिया यहाँ पे, रीजन सेम रहेगा, रीजन में डिफरेंस मत करना। एक लाइन कॉमन है हमारा, AC लाइन जो है, AC लाइन जो है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, AC इक्वल्स टू AC लिख दिया, रीजन लिख दो यहाँ पे कॉमन है। सो बाय ट्रिपल S ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। अब ये प्रोसेस तो हमारे लिए बहुत अभी आसान हो गई, कैसे लिखना है वो समझ आ गया, पैटर्न सब समझ आ गया मुझे, कैसे प्रेजेंट करना है। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है, लिखो इसके बाद बाय CPCD, बाय CPCD अपोजिट साइड का एंगल दिखा दो, इक्वल दिखा दो, लिख दो एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, एंगल B अपोजिट D इक्वल्स टू B। अब सवाल ये आएगा कि सर A इक्वल्स टू C कैसे लिखो, क्योंकि दो ट्रायंगल हमने प्रूफ किया था, यहाँ पे तो A का शेयरिंग आ गया, इधर हाफ हाफ, यहाँ भी शेयरिंग आ गया हाफ हाफ, तो सर ये पूरा का पूरा कैसे हम दिखाएंगे, है ना? ये सवाल मन में आ रहा है? कुछ नहीं बेटा, इसमें जस्ट आप ऐड करके दिखा दो, लेकिन अभी के लिए फिलहाल डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल C लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, ठीक है, अभी ये चल जाएगा, लेकिन हमें ऐड करके शो करना पड़ेगा। मतलब कि ऐड कौन सा ऐड, ये दोनों को ऐड करके शो करना पड़ेगा एंगल A, और ये दोनों को ऐड करके शो करना पड़ेगा एंगल A। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, ऐड करके मतलब कि किसी का सवाल आ रहा है ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चल मार्किंग इस पे करते हैं पहले, उसके बाद आपको शो करते हैं चीज। एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, ठीक है, हाफ ऑफ है ना, ध्यान से देखना। मे बी आपको लाइक थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा इसको इजी में बताता हूँ आपको। जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के बराबर है या नहीं है? एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, क्योंकि रीजन क्या लगाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जो 4 है वो 2 के बराबर है कि नहीं है? हाँ, 2 इधर लिखा हुआ, एंगल 2 है वो 4 के बराबर है कि नहीं है? तो ये इसका भी रीजन ए आई ए है। आप इसको मार्किंग एज अ 1, इसको मार्किंग एज अ 2, और अगर ऐड 1 एंड 2 करोगे, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2 मतलब कि एलएचएस को एलएचएस के साथ जोड़ो, आरएचएस को आरएचएस के साथ जोड़ो, मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अगर 1 और 2 पे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? सर मुझे एंगल ए मिलेगा, कंप्लीट एंगल ए मिल जाएगा। अगर मैं 3 और 4 को ऐड करूंगा क्या मिलेगा बेटा? एंगल सी मिल जाएगा। यही से हमने ये डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। बात समझ आ गई? अगर जिनको मन है ये पार्ट को ऐड करने का, आप ऐड कर सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप ऐड कर ही लेना। तो मतलब कि सीपीसीटी पहले ये आप दिखा दो, ध्यान सुन लीजिए पहले प्लीज। सीपीसीटी लिखा आपने, आपने ये दिखा दिया, उसके बाद आप ये पूरा पोर्शन सॉल्व करो पूरा, उसके बाद ये लास्ट में दिखा देना। बात समझ आ गई? बात क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलिए फिर नंबर हमारा 3 कंप्लीट हो चुका है, टोटल 5 देते हैं, टोटल 5 कंप्लीट करते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा, एक कट टू कट 5 भी कंप्लीट रहेगा तो अच्छा रहेगा। चलिए थ्योरम नंबर, सॉरी 4 था ना हमारे पास, 5 तो हम दूसरा लेंगे। थ्योरम 4, the diagonals of parallelogram bisect each other
बात समझ आ रही है? कल याद होगा ट्रायंगल चैप्टर जब पढ़ाया था तो बाइसेक्ट वर्ड आया था। जिन जिन को याद है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि बाइसेक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था। बाइसेक्ट का मतलब यही था, मैं बोल दूं कि कुछ सेकंड का टाइम दूं आप लोगों को। जल्दी 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 लिखिए, जब तक मैं डायग्राम बना तो तब तक आप लिख के दिखाओ कि बाइसेक्ट का मतलब था क्या। मैंने मुझे याद है कि मैंने बहुत क्लियर उसको बोर्ड पे मेंशन की थी। चलिए मैं बताता हूँ बाइसेक्ट का मतलब क्या है। बाइसेक्ट का मतलब कि इक्वली डिवीजन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन लूं, इसका जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। एक पॉइंट कहीं से आया और वो पॉइंट ने बाइसेक्ट किया इसको, मतलब कि इक्वल डिवाइड कर दिया 5 एंड 5 में, टोटल 10 था ना, तो 5 5 में डिवाइड हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। आप ध्यान रख के चलिएगा, याद रहेगा। चलिए ठीक है, इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो डायगोनल्स है वो वो क्या कर रहा है बेटा, पहला नंबर जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब यहाँ पे ये सेंटर पे जो ओ बनेगा, ओ पॉइंट हमने ले लिया। हमारा यहाँ पे डायगोनल्स कौन सा है, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम नाम नाम में लिख दीजिए आप, इसमें ज्यादा बेटर होगा। पैरेललोग्राम कौन सा बेटा, ए बी सी डी, यही इसका नाम है, पैरेललोग्राम एबीसीडी। एसी एंड बीडी आर द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, ये हमारा डायगोनल्स है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें बाइसेक्ट को प्रूफ करके दिखाइए। बाइसेक्ट मतलब कि यहां पर ये बाइसेक्ट करना है, तो बात ये है कि जो आप ध्यान से लेना, डीओ है वो बीओ के बराबर है, एओ जो है वो ओसी के बराबर है। बात समझ आ गई? मैंने लाइन ड्रॉ किया था, बाइसेक्ट किया था तो इक्वल डिवाइड किया। सेम तरीके से ये बीडी जो है एक लाइन है, बाइसेक्ट मतलब डीओ और बीओ। हमें लिख देता हूं यहाँ पे टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है बेटा, हमें डीओ सर बीओ के बराबर दिखाना है। पहला डीओ बीओ के बराबर, और दूसरा एओ ओसी के बराबर दिखाना है। एओ ओसी के बराबर दिखाना है, ये दो चीजों में बराबर दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ गया। चलिए क्या करिएगा इसमें आप आंसर करने के लिए, क्या हम सेम पैटर्न पे आंसर करें जैसे हम करते आ रहे थे, जो हमने थ्योरम 1 2 3 पढ़ा, कुछ और डिफरेंट केस यहाँ पे लगेगा। कैसे हम सिलेक्ट करते हैं पहले ट्रायंगल को, ट्रायंगल का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल का सिलेक्शन का आइडिया अगर मिल गया तो बहुत हद तक आपको वो क्वेश्चन का स्टेप्स आपको मिल जाएगा। ट्रायंगल कैसे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, देखो तो ध्यान से। हमें प्रूफ करना था डीओ इक्वल टू बीओ, तो जो प्रूफ करना है ना उस पे गौर करो। देखो कौन से ट्रायंगल में वो साइड्स आता है। बात समझ आ रही है? ये जो डीओ इक्वल्स टू बीओ, एओ इक्वल्स टू ओसी, कौन से साइड्स में आता है, कौन से ट्रायंगल्स में आता है, सॉरी। अगर मैं नाम लूं तो हम एक्चुअली में यहाँ पे दो पेयर ऑफ ट्रायंगल दिख रहे हैं, कोई भी एक पेयर लेना पड़ेगा आपको। दो पेयर मतलब कि या तो मैं सेपरेट बना के दिखा देता हूँ बस, या तो आप ये दोनों ट्रायंगल ले लो ऊपर नीचे वाला, मतलब कि ए ओ बी और डी ओ सी, या तो ये दोनों को प्रूफ कर लो इक्वल, क्योंकि देखो इसमें सब साइड्स आ रहे हैं ना, साइड्स आ रहे हैं सारे के सारे, जो हमने वहां पे टू प्रूफ पे लिखा है वो सारे के सारे साइड्स आ रहे हैं। और या तो ये वाला ट्रायंगल है, ये दो, ये पहला दूसरा। बात समझ आ गई? किसी एक को चुनो आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी देखो सारे वो साइड्स आ रहे हैं, ये जितने ये साइड्स हैं ये सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं दोनों में। किसी एक को लेना है आंसर करना है, किसी एक को लेके चलो। तो पहले से अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद चलिए हम लोग ऊपर नीचे ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा उसे। तो ऊपर नीचे मतलब कि हमने लिखा इन ट्रायंगल डीओसी एंड ट्रायंगल एओबी, ये दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे, ये दोनों ट्रायंगल ले लिया हमने, ऊपर नीचे लिया हमने, ठीक है। पहले प्रूफ करो कि ये कॉन्ग्रुएंट है। सीपीसीडी की मदद से ये आंसर मिल जाएगा हमें। बात समझ आ रही है? सीपीसीडी हमें ये आंसर दे देगा, बहुत क्लियर आंसर, बहुत इजी वे में बता रहा हूं आपको। ये दोनों जो हमें प्रूव करना है, डीओसी और एओबी, ऊपर नीचे ट्रायंगल ले लिया। शेप अगर मैं सेपरेट बनाऊं तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा,
DOC AOB, ठीक है। AO इक्वल्स टू OC, DO इक्वल्स टू OB, यही प्रूफ करना है हमें। ये प्रूफ करना है तो CPCD हमें आंसर दे देगा, लेकिन उससे पहले ये दोनों का दोनों ट्रायंगल को हमें, दोनों का दोनों ट्रायंगल को, ये ऊपर और ये नीचे वाला, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि पहले ये कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे? सिंपल सी बात है बेटा, स्टार्ट करिए पहले से आंसर। सर मुझे दोनों ट्रायंगल में यहाँ पे एक्स शेप दिख रहा होगा, मिडिल में एक्स दिख रहा है। एक्स का मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, याद होगा आपको, लाइन एंगल्स में पढ़ाया गया था। एक्स शेप का मतलब है वर्टिकल अपोजिट एंगल, गुड। चलिए ऊपर वाला नाम लीजिए, एंगल DOC इक्वल्स टू एंगल AOB। सर दोनों का दोनों इक्वल इसीलिए है क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, पहले लिखा हमने। चलिए दूसरा ये, दूसरा हम ये बोल रहे हैं, दूसरा हमने ये बोला ये पिंक कलर वाला इक्वल है, पिंक कलर वाला है, देख रहे आपको बोर्ड पे क्लियर, पिंक कलर वाला इक्वल है क्योंकि वहां पे एक जेड शेप लग रहा है, देख रहे हो जेड शेप, देख रहे हो मेरे हाथ का मूवमेंट देखो, फिंगर का मूवमेंट देखिए, आप लोग ध्यान समझ आएगा। जेड शेप दिख रहा है, तो जेड शेप अगर दिख रहा है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगता था, याद है? इंटीरियर एंगल, लिख दो वहां पे नाम, पिंक कलर वाला, ओके। CDO इक्वल्स टू एंगल ABO, दोनों का दोनों इक्वल है सर, क्यों इक्वल है? AIA के चलते इक्वल है, लिख दिया। अब आते हैं लास्ट वाले, लास्ट वाला हमारा क्या है, ये दोनों रेड कलर इक्वल है, दिख रहा है आपको रेड कलर बोर्ड पे, रेड कलर दोनों इक्वल है क्योंकि सेम चीज है, क्या सेम चीज है, फिर से जेड शेप ही दिख रहा है हमें। फिंगर का मूवमेंट देखिएगा, फिंगर का मूवमेंट देखिए गौर से, दिख रहा है जेड शेप दिख रहा है ना आपको, तो दोनों को दोनों इक्वल हो गया, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा रीजन, क्या उसके पीछे रीजन, सर सिंपल है, AIA है, तो लिख देंगे DCO इक्वल्स टू एंगल CAB। सर दोनों का रीजन यही है कि दोनों AIA के चलते इक्वल है। कितने एंगल्स मिले बेटा, तो सर हमें क्लियर कट टू कट बहुत साफ साफ दिख रहा है, 1 2 3, सो बाई ट्रिपल A, क्राइटेरिया हमने पढ़ा है ट्रिपल A का, ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब लास्ट सवाल ये क्वेश्चन पूछ रहा था, ये साइड DO इक्वल्स टू OB, AO इक्वल्स टू OC इक्वल है या नहीं है? यस इक्वल है, किसके चलते इक्वल है? CPCD के चलते इक्वल है, तो लिख दो DO इक्वल्स टू BO पहला, और दूसरा क्या है, AO इक्वल्स टू OC। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई एकदम क्लियर कट टू कट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। थ्योरम नंबर 4 थोड़ा डिफरेंट था, क्या डिफरेंट था, 1 2 3 में हमने ये समझा था कि मोस्टली उसका जो वे ऑफ आंसरिंग था वो एकदम सेम था यार, कौन सा ट्रायंगल लेते थे, ऊपर नीचे वाला, लेकिन यहाँ पे क्या था, इस साइड के चलते हमें ये वाला ट्रायंगल, अंदर साइड वाला ट्रायंगल लेना पड़ा, ठीक है। तो बहुत गौर करके चलिएगा, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रायंगल सेलेक्ट करना। मैंने बहुत आसान बोल दिया बात, जो चीज क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रायंगल को सिलेक्शन करना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा फिर, ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए लास्ट थ्योरम में आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है, उसके बाद ये चैप्टर आपको बेसिकली खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करें, लास्ट आपका जो भी ये थ्योरम फिफ्थ का कंप्लीट होगा ना, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में आपको आराम से हर क्वेश्चन लगभग आपको बन जाएगा, लगभग क्वेश्चन 90% क्वेश्चन बन जाएगा, गारंटी, कोई झूठ कोई कुछ नहीं, ठीक है। चलिए थ्योरम नंबर 5 पे जाते हैं। मैंने झूठ वर्ड का वर्ड इसलिए यूज किया कि बहुत लोग अपने लाइक टीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ व्यूज बनाने के लिए कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं और फिर इस सब चीजें हो जाता है। तो हम लोग ये गारंटी देंगे एटलीस्ट कि जो भी कंटेंट शेयर किया जाएगा आपके साथ वो पूरा का पूरा ऑथेंटिक कंटेंट होगा, और उसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं फॉर श्योर, ये हम लोग गारंटी देते हैं, ठीक है। अब इसका नाम बहुत छोटा है, लास्ट थ्योरम का मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम कहता क्या है, स्टेटमेंट लिख देता हूं, लाइन सेगमेंट
joining the midpoint, line segment joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to third side. स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है लेकिन समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा है, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है, अच्छा ठीक है, जो ज्वाइन कर रहा है, कहां ज्वाइन कर रहा है, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि ट्रायंगल बनाएंगे, कोई भी दो साइड सिलेक्ट करेंगे, उसको मिड पॉइंट देंगे, वहां से लाइन सेगमेंट क्रॉस करेंगे, मतलब कि ट्रायंगल बनाया बेटा, नामकरण कर दो इसका अपने मन से, एबीसी कर दिया, कोई भी दो साइड को आप सिलेक्ट करो, कोई भी दो साइड, सपोज मैंने AB और AC को सिलेक्ट किया, मिड पॉइंट रख दो यहाँ पे D एंड E, ठीक है। क्या बोल रहा है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो एक लाइन सेगमेंट है जो कि जॉइन कर रहा है मिड पॉइंट्स ऑफ टू डिफरेंट साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब कि DE जो लाइन सेगमेंट बना वो पैरेलल किसके है, थर्ड साइड के। थर्ड साइड कौन सा है, BC है थर्ड साइड। पैरेलल प्रूफ करना है, कैसे करोगे, अब सवाल ये है कैसे इसको करोगे। 2 मिनट के लिए सोचो, जरा 2 मिनट के लिए सोचो। यहाँ पे ना ही हमें एंगल को प्रूफ इक्वल दिखाना है, ना ही हमें साइड्स को इक्वल दिखाना है, यहाँ पे दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, वो कैसे करोगे सोच के बताओ। इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें एक और एडिशन करेंगे यहाँ पे, लिख देते हैं यहाँ पे नीचे, प्रूफ DE इक्वल्स टू हाफ BC। पहले तो आप पैरेलल प्रूफ करो, उसके बाद आपको ये भी प्रूफ करने का है। ये लॉजिक क्या लिखा यहाँ पे, DE जो है, जो भी लाइन सेगमेंट बना है वो BC का हाफ है, मतलब कि अगर BC हमारा 10 है, 10 सेंटीमीटर होगा, तो DE जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा, वो प्रूफ करके दिखाना है। पहले पैरेलल प्रूफ करो, पैरेलल प्रूफ करने के बाद ही आप बता सकते हो कि ये हाफ वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों को आता होगा तो करो, बाकी अगर नहीं आता है बोर्ड पे देखिए। इसमें हमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा सर, तो हमें ऐसे लाइन एक्सटेंड करना पड़ेगा और उसको मीट कर देना पड़ेगा। एक नाम दे दो उसको। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, एक्सटेंड पॉइंट E एंड C टू F, ठीक है। एक्सटेंड पॉइंट E एंड C टू F, E को एक्सटेंड किया, C को एक्सटेंड किया, कहां तक, F तक, जहां मीट करेगा वही F पॉइंट दे दिया। ये कंस्ट्रक्शन था, इसमें हमने येलो कलर से लिख दिया डिफरेंट वे में, आपको समझ आ रहा होगा। अब इसमें क्या करोगे कि आपको दो ट्रायंगल दिखेगा, ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद दो ट्रायंगल हमें दिख रहा है। कौन सा दो ट्रायंगल सर, मुझे दिख रहा है दो ट्रायंगल यहाँ पे, इन ट्रायंगल, नाम देख लेना ध्यान से, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CEF। ध्यान देख पा रहे हो, दो ट्रायंगल देख पा रहे हो यहाँ पे, कौन सा ट्रायंगल सर, ADE, ये पहला है सर ऊपर वाला, और ये दूसरा नीचे वाला। ये दोनों का दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, इसको पहले कॉम्पोनेंट प्रूफ कर दो। आसान है, कैसा करोगे सर, ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि यहाँ पे एक्स शेप आता है, देखा क्लियर कट टू कट। एंगल AED इक्वल्स टू एंगल CEF, दोनों इक्वल है क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल लग जाता है, एक्स शेप। दूसरा सर ये दोनों एंगल इक्वल है, मैं ऐसे नंबरिंग कर देता हूं, ठीक है, 1 1 2 2, ज्यादा समझ आएगा। अब 2 2 इक्वल है क्योंकि वहां पे Z शेप लग रहा होगा, ध्यान से देखो, मेरा पेन का डायरेक्शन देखो, Z लग रहा है, तो Z लगाएंगे तो एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि A का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब आते हैं इस एंगल पे, थर्ड
तो यहाँ भी थर्ड, यहाँ भी हमारा जेड शेप लग रहा है राइट, फिर से जेड शेप लग रहा है यहाँ पे, तो जेड शेप लगाएंगे तो फिर से एंगल क्या लिखेंगे उसका ADE। आई होप जो भी मैं नाम लिख रहा हूँ आपको नामकरण करने आता होगा एंगल का, इतना एटलीस्ट मैं सोच चल रहा हूँ कि आप ग्रेड 9 में बैठे हो, ग्रेड 4 5 में नहीं हो कि आपको मैं बार बार एक चीज बेसिक बताऊंगा, जितना हो सके मैं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो डायरेक्टली करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हर चीज में अगर हम रोकना स्टार्ट करेंगे तो फिर ये 1 घंटे का लेक्चर ना 10 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। तो ADE जो है वो किसके बराबर है, एंगल PFC के बराबर है। सर क्यों बराबर है, AIA सेम रीजन रहेगा। तो दो बार हमें जेड शेप मिला, एक बार वर्टिकल अपोजिट एक्स शेप मिला, लिख दो भाई कितना एंगल मिल गया हमें, 3 एंगल मिल गया ना भाई। ट्रिपल ए सर, ट्रिपल ए दोनों का दोनों ट्रायंगल सर प्रूफ हो चुका है। ADE जो है वो सर कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है बेटा, CEF के कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ आ गई, इतना कटोकट समझ आया आप लोगों को। क्या किया हमने, पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन क्यों किया, क्योंकि ट्रायंगल मिलना है। आप लोगों को पता है ना कि जितना भी प्रॉब्लम हम लोग ने सॉल्व किया, सारे के सारे में ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना ही पड़ता है कंपल्सरी राइट, तभी तो आंसर आता है। अगर जो उसका बेसिक डायग्राम था इस फिगर का, इसमें कोई ट्रायंगल ऐसा दिख नहीं रहा कि जो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाए, तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करके दो ट्रायंगल मिल गया, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। उसके बाद का सवाल आप सोचो क्या कर सकते हो उसमें, सोचो एक बार, इसके बाद का सवाल क्या कर सकते हो सोचो। बस क्योंकि लास्ट क्वेश्चन इसी तरह मैं थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ। इसके बाद आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद क्या करते थे याद है आपको, आप चरण नंबर 4 3rd 2nd पे गौर करो, अपना पेज पलटो, नोट्स पलटो, देखो क्या कर सकते हो वहां पे। बताइए 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 फटाफट बताइए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद क्या करते थे, इतना टाइम लोगे, सीपीसीटी यूज करते थे, याद नहीं है, सीपीसीटी हमने यूज किया था, याद है ना आपको। तो सीपीसीटी की मदद से क्या क्या चीजें दिखा सकते हो इक्वल यहाँ पे। सर मैं दिखा सकता हूँ कि जो DE जो साइड ऊपर वाले ट्रायंगल में है वो EF के बराबर है जो नीचे वाले ट्रायंगल में है। तो DE इक्वल्स टू EF लिख दो, ठीक है, समझ, मार्किंग कर देते हैं, थोड़ा गंदा हो गया डायग्राम बट स्टिल मैनेज करो। D इक्वल्स टू EF लिख दिया, और ये दोनों इक्वल बता दो। AD जो है वो ऊपर वाले ट्रायंगल में है, EF जो है वो नीचे वाले ट्रायंगल में है, तो AD इक्वल्स टू CF लिख दिया। बट एक बात गौर करना, D जो है हमारा मिड पॉइंट है ना, फिर से हमें हमें सीपी शेडिंग की मदद से ये दो चीज मिल चुकी है। एक सेकंड, AD इक्वल्स टू CF, हाँ सीपीसीटी हमने हमें ये दो चीज दे चुका है। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा। जो D है वो मिड पॉइंट किसका था, AB का ना, तो AD और DB भी तो इक्वल होगा, है ना। मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे, D इज द मिड पॉइंट ऑफ MP एंड मिड पॉइंट ऑफ AB राइट। तो AD जो है वो DB के बराबर है ना, कह सकते हैं AD जो है DB के बराबर है, लेकिन हमें जस्ट सीपीसीटी से क्या मिला, AD जो है वो CF के बराबर भी है। यहाँ पे मिड पॉइंट उसको क्या मिला, AD जो है वो BD के बराबर भी है। तो क्या हम देयरफॉर लिख सकते हैं जो हमारा DB है वो CF के बराबर है। अगर इसको और इसको अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हम DB को CF लिख सकते हैं। देखो फिर से AD को CF, AD जो है वो CF के बराबर है, डायग्राम में भी ध्यान देना, AD जो है वो CF के बराबर है, AD जो है वो DB के बराबर है। तो क्या DB CF के बराबर होगा, सर सीधा हिसाब है, अगर A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, सो A इक्वल टू C। कॉन्सेप्ट सबको बचपन से सुनते आ रहे होंगे, हर टीचर बोलता है ये बात, मैं भी बोल रहा हूँ। तो ये लिख दिया यहाँ पे DB को CF। अगर बेटा DB इक्वल टू CF है, आ गया लास्ट आंसर आ गया, DB इक्वल टू CF है, तो क्या ये लाइन पैरेलल है, फिर से
DB इक्वल टू CF अगर है तो क्या हम बोल सकते हैं ये लाइन पैरेलल है? हमेशा हर पैरेलल लाइन के बीच में क्या होता है? इक्वल गैप्स होता है। जो DF लाइन, जो स्ट्रेट लाइन हमारा DF लाइन है, ये पूरा लाइन DF लाइन और BC लाइन, ये दोनों के बीच में ही आ रहा है ना, DB और CF। तो अगर गैप्स इक्वल होंगे तो लाइन से पैरेलल होगा, सिंपल सी बात है। सो अगर DB को CF है, देन हम बोल सकते हैं DF पैरेलल टू BC। प्रूफ कर दिया हमने। DF पैरेलल टू BC, समझा आपने? प्रूफ हो गया। इसको ब्रैकेट में कर दो, DF पैरेलल टू BC। लास्ट स्टेप जो था, हमें एक D इक्वल्स टू हाफ BC प्रूफ करना था। इसको प्रूफ करने की कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या हम लिख सकते हैं DF इक्वल्स टू BC ऑल्सो, लेंथ भी सेम ही होगा ना, क्योंकि एक पैरेललोग्राम बन गया, राइट? पैरेलल तो हो ही गया, जस्ट प्रूफ किया, इक्वल भी तो है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, याद है ना? तो DF इक्वल्स टू BC लिख सकते हैं। DF की जगह फिर दो चीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, DE प्लस EF लिख सकते हैं। जो पूरा पूरा DF लाइन है वो दो भाग में डिवाइडेड है, DE और EF, याद है? बट एक चीज देखोगे, DE एंड EF, सॉरी DE और EF एक दूसरे के बराबर है। कैसे मैं बोल रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, सिंपलिसिटी हमने दिया था। DE जो है वो EF के बराबर है ना। देखो हमने क्या किया, DF इक्वल्स टू BC, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक है? DF को दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा कंप्लीट DF लाइन DE और EF के कंपैरिजन में दिख रहा है, लिख दिया। बट ये दोनों इक्वल है, क्योंकि हमने यहाँ सिंपलिसिटी की वजह से लिखा है ऑलरेडी। तो बस किसी एक का नाम रिप्लेस कर दो। सपोज DE को ऐसे रहने दो, EF के जगह पे DE लिख दो। जब चीजें बराबर ऑलरेडी हैं तो क्या हम नाम चेंज कर सकते हैं? ये ऑलरेडी हम मैथ्स के स्टूडेंट है, इतना तो हमें पता ही होना चाहिए, राइट? DE EF के बराबर है, क्योंकि बराबर है, सिंपलिसिटी ने हमने बराबर दिया था, नाम को बस रिप्लेस कर दिया। EF को हमने D में चेंज किया। DD कितना होगा बेटा? DD होगा सर 2DE इक्वल्स टू DC, और 2 को उधर भेज दो। 2 को उधर भेजोगे तो 2 मल्टीप्लिकेशन होके उधर चल जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। हमारा बेटा आंसर आ गया, DE इक्वल्स टू हाफ BC। सही था ना? DE इक्वल्स टू हाफ BC। देख लो ध्यान से, पूरा बोर्ड को समझ लो क्या क्या किया हमने। हमें डायग्राम, वो ग्रीन कलर वाला डायग्राम हमें दिया गया था, ग्रीन कलर छोटा सा जो बनाया हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में लिख भी दिया, हमें कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है यहाँ पे। हमें फिर दो ट्रायंगल ऊपर नीचे मिला, हमने इसको कॉर्नर प्रूव किया, सिंपलिसिटी की वजह से साइड्स इक्वल दिखा दिए। फिर ये जो प्रोसेस है आप समझो पहले ध्यान से कि क्या क्या इसमें लिखा है हमने। बाकी शक्ल कुछ है नहीं, शक्ल को ऐड कर देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से रिपीट करो। अगर इस थ्योरम में डाउट आ रही है तो बस एक काम करिए, कमेंट सेक्शन में डालिए कि अगर सर मुझे इस थ्योरम में डाउट है। हम लोग एक काम करेंगे, उस थ्योरम का सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। फिर से सेपरेट वीडियो बनाने का मकसद यही रहेगा कि उस वीडियो में सिर्फ वही थ्योरम रहेगा। बात समझ आ गई? मैं ज्यादा इसमें वेट नहीं कर सकता, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, राइट? लाइव में हम किसी भी बच्चे का वेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें वेट नहीं करेंगे। इस सेशन को यही एंड करेंगे। आई होप सो जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट्स थे कोऑर्डिनेटर में आपको समझ आया होगा। चलिए पढ़ाई करते रहिए और स्टे ट्यून रहिए। इस चैनल पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, यहाँ कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है? एंड आई होप जितने भी चैप्टर आपने पढ़ा होगा वो कंफर्टेबली पढ़ चुके होंगे एंड इजी वे में समझ पा रहे होंगे। चलिए इस सेशन को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।